तिरुवनंतपुरम से खबर है। पूरे केरला में ईद उल फित्र मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई गई। रियासत के मुख्तलिफ शहरों जैसे तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और मलप्पुरम में मस्जिद और ईदगाहों में खुसूसी नमाज ईद का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। केरला में सुबह सवेरे नमाज की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और अपने घरों को लौटकर अहल खाना और दोस्तों के साथ खुशियां मनाई। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और वज़ीर आला पिनराई विजयन ने ईद के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। कायद हस्ब इख्तिलाफ वीडी सतीशन ने अपने पैगाम में कहा, रमज़ान सब्र, इबादत और इंसानियत की खिदमत का महीना है और ईद कुर्बानी, मोहब्बत, शुक्रगुजारी का पैगाम देती है। बीजेपी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर और मुस्लिम लीग के रियासती सदर सैयद तारिक अली शहाब के अलावा कई रहनुमाओं ने भी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷം കൂടിയായിരിക്കും പെരുന്നാൾ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇലക്ഷന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ആകാംക്ഷ തരുന്ന ഒരു ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്ഡേറ്റ്സും ന്യൂസ് ചാനലുകളിലുള്ള കവറേജും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. പിഷാരടിക്ക് വേണ്ടി പിഷാരടി ഞാൻ ഇന്നലെ പിഷാരടി ഇന്റർവ്യൂ കാണുമ്പോൾ വളരെ തമാശയൊന്നും ഇല്ലാത്ത, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ പക്വതയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണത്തിനാണ് പിഷാരടി ഉന്നം വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഇലക്ഷന് പ്രചരണത്തിനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ട്. केरला के कोझिकोड यानी कालीकट जिले में ईद उल फित्र के मौके पर फिरका वाराना हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। यहाँ भगवती मंदिर कमेटी ने ईद की नमाज के लिए जमा होने वाले मुसलमानों में पायसम तकसीम किया। इतलात के मुताबिक ईदगाह के सामने वाक़ मैदान में नमाज के लिए आने वाले 1000 से ज़ायद अफराद के लिए मंदिर कमेटी ने खुसूसी तौर पर पायसम तैयार किया था। कमेटी के अरकान कई दिनों से इसकी तैयारियों में मसरूफ़ थे ताकि ईद के मौके पर भाईचारे का पैगाम दिया जा सके। തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് റിയൽ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോ എല്ലാ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് ഫൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്കാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കിണാശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വലിയൊരു ചരിത്രം കുറിച്ചതാണ്. കാരണം അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈദ്ഗാഹ് നടത്തിയത്. ഈ പ്രാവശ്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അമ്പല കമ്മിറ്റി ഈ ഒരു ഈദ്ഗാഹിനോടുള്ള സമീപനം. നമ്മൾ വളരെ സത്യം പറയണമെങ്കിൽ സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി. അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം തോന്നി. അങ്ങനെ ഒരു വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മളെയും കൂടി ഒരു ഉത്സവമാണല്ലോ. പിറന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെയും കൂടി ഒരു പിറന്നാളാണ്. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളും ഒരു ചെറിയൊരു ചെയ്തത് മാത്രം. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. മറ്റുള്ള രാജ്യത്തിനും കൂടി നമ്മളൊരു खबर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से है। ईद उल फित्र के मौके पर कोयम्बटूर शहर के कन्या मुट्ठूर इलाके में वाक़े आयशा महल में हज़ारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। इज्तिमाई नमाज JSC ग्रुप की जानिब से मुनाकिद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर अदा की जाने वाली इस खुसूसी नमाज के दौरान मुल्क और मिल्लत की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। तमिलनाडु और केरला के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अफराद ने भी इस इज्तिमा में शिरकत की। उलमाए किराम ने अपने खिताबात में रमज़ान का पैगाम, सब्र, इबादत और भाईचारे की अहमियत पर जोर दिया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया, जिसके साथ मुक़द्दस महीने रमज़ान का इख्तिताम हुआ। والذي قدر فهدى والذي أخرج कर्नाटक कानून साज असेंबली के स्पीकर यूटी कादिर ने ईद उल फित्र के मौके पर मंगलुरु के ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए यूटी कादिर ने कहा कि ईद उल फित्र खुशी, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देती है। I wish each and everyone the best wishes of Eid al-Fitr. After the 1 month of Holy Ramadan fasting, we are all celebrating today. The message of every religion festival is peace,
sharing our culture, having a unity and a peaceful society, peaceful country and peaceful world. The message of this holy Eid al-Fitr festival also, the same message where we all should live together, we should respect. तमिलनाडु के नागापट्टनम जिले में वाक़े नागुर बीच पर रमजान मुबारक के आखिरी जुमे के मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर लोगों ने रोज़ों के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम से कबल इबादत व दुआ में हिस्सा लिया और मुल्क में अमन व सलामती के लिए दुआएं मांगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, समिअल्लाहु लिमन हमिदह। तो वहीं तमिलनाडु में ईद उल फित्र के मौके पर जिला रानीपेट में मुनक्किद होने वाली हफ्तावार मवेशी मंडी में बकरियों की खरीद फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, जहां एक ही दिन में तकरीबन 1 करोड़ रुपए के बकरों की खरीदो फरोख्त रिकॉर्ड किया गया। ताजिरों के मुताबिक ईद उल फित्र के पेश नज़र बड़ी तादाद में लोगों ने कुर्बानी और दावत के लिए बकरे खरीदे, जिसके बायस बाजार में गैर मामूली भीड़ देखी गई। दूर दराज इलाकों से भी खरीदार और व्यापारी मंडी पहुंचे थे। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने कहा कि रियासत की अपोजिशन पार्टियों के फैसले चेन्नई में नहीं बल्कि दिल्ली में लिए जा रहे हैं और तमिलनाडु के अवाम ऐसे हालात को कभी कबूल नहीं करेगी। डीएमके सदर ने चेन्नई में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग बखूबी जानते हैं कि अगर रियासत उन लोगों के हाथों में चली गई जिन्हें इंतखाबात लड़ने के लिए भी दिल्ली की इजाज़त दरकार होती है, तो अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। Shameful. It is absolutely shameful that the people here from the state of Tamil Nadu are going to Delhi and wanting to get seats allocated from Mr. Amit Shah. The question is, why does the BJP insult the state of Tamil Nadu like this? They keep insulting at every possible opportunity, and this is a grave insult. Why can't Mr. Amit Shah come here? We all know that he is not doing the job of the Home Minister. Half the time he is busy doing Chanakya's work. So why can't he come to the state of Tamil Nadu? What is preventing him? Or why can't he allow somebody else to carry on the talks on his behalf? We had seen Mr. Piyush Goyal circling the state. Why can't he be sent here at least? And compare and contrast this with what happened earlier. In 2021, Mr. Amit Shah came here to the city of Chennai and held talks with ADMK and finalized it. Now what has changed? See, that is why our Chief Minister pointed out that this is a blackmail alliance. This is not an alliance which is born out of. तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2026-27 के लिए 3,24,234 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया है। वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का ने जुमे के रोज असेंबली में बजट पेश करते हुए कहा, हुकूमत समाजी और मुआशी इंसाफ के उसूलों पर अमल करते हुए हर शहरी की तरक्की के लिए काम कर रही है। बजट में रेवेन्यू अखराजात 2,34,406 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि सरमायाजाती अखराजात 47,267 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये आंकड़े गुज़श्ता साल के मुकाबले में 20% ज़्यादा हैं। आइंदा माली साल के लिए रियासत की आमदनी का तखमीना 2,41,000 करोड़ रुपए लगाया गया है, जिसमें टैक्स से आमदनी 1,48,000 करोड़ रुपए शामिल है। वजीर खजाना ने कहा, यह बजट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाजी इंसाफ के नजरिए से मुतासिर होकर तैयार किया गया है। बजट दस्तावेजात की कापियां कानून साज काउंसिल के चेयरमैन और असेंबली स्पीकर घुट्टम प्रसाद कुमार ने के सामने भी पेश की गई। Deputy Chief Minister to present the annual financial statement, budget for 2026-27. Deputy CM. Speaker Sir, I beg to present the annual financial statement budget for 2026-27. గౌరవ అధ్యక్ష, ప్రజల ప్రయోజనాలే పరమావధిగా
రాష్ట్ర అభివృద్ధి ధ్యేయంగా సాగుతున్న ఈ ప్రజాప్రభుత్వంలో వరుసగా 4వసారి 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం నాకు కల్పించిన తెలంగాణ ప్రజానికానికి, ప్రభుత్వానికి, కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే వృద్ధి రేటు 10.7% నమోదు అయింది. ఇదే సమయంలో దేశ జీడిపి 3,57,13,886 కోట్ల రూపాయలు కాగా వృద్ధి రేటు 8% ఉంది. తెలంగాణ వృద్ధి రేటు దేశ సగటు వృద్ధి రేటు కంటే 2.7% ఎక్కువగా ఉంది. అదేవిధంగా దేశ జీడిపిలో రాష్ట్ర జిఎస్డిపి 5% వాటా కలిగి దేశానికి ఒక బలమైన గ్రోత్ ఇంజన్గా తెలంగాణ నిలుస్తుంది. కేంద్రానికి పన్నుల రూపంలో మనం ఏటా 1,000 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం సమకూరుస్తుంటే తిరిగి కేంద్ర పన్నుల పంపకాల ద్వారా మనకు ఇస్తున్నది మనం కట్టే ప్రతి రూపాయలో సగటున 42 పైసలే. జనాభా నియంత్రణ పాటిస్తూ సొంత రాబడి పెంచుకుంటూ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వెన్నుముకగా నిలుస్తున్న రాష్ట్రాలకు ఈ పంపకం ద్వారా తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతూ వస్తుంది. ఈ చారిత్రక లోపాన్ని సరిదిద్దేందుకు మన ప్రభుత్వం 16వ ఆర్థిక సంఘం ముందు బలమైన వాదనను వినిపించింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు దావోస్లో నెక్స్ట్ జన్ లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ 2026-2030ను ఆవిష్కరించారు. ఈ పాలసీ లక్ష్యం 2030 నాటికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పరిశోధనాభివృద్ధి మరియు ఆధునిక తయారీ రంగాల్లో తెలంగాణను ప్రపంచంలో మొదటి 5 లైఫ్ క్లస్టర్లలో ఒకటిగా నిలపటం. ఈ రంగంలో ఇప్పటిదాకా 73,360 కోట్ల పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించాము. దీనివల్ల 1,00,000 మందికి ప్రత్యక్షంగా మరియు 2,50,000 మందికి పరోక్షంగా ఉద్యోగాలు. बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि बजट से अवाम को किसी बड़ी राहत या उम्मीद की तवक्को नहीं है। अपने बयान में केटीआर ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बजट आम लोगों के मसाइल को हल करने में नाकाम रहा है और इसमें अवामी फलाह व बहबूद के लिए ठोस इक़दाम की कमी है. This is a hopeless government and it's going to be another hopeless budget. The reason why I am saying it with such contempt is because this is the very same Congress party which had promised that they will deliver 6 guarantees in 3 months. Now this is the third budget they are introducing and they have made absolutely clear that they have no intention of fulfilling even one promise. See, the governor's address reflected it. The chief minister's reply to the governor's address also was reflective of the fact that they will not deliver anything. इन्होंने बस सत्ता में आने के लिए जनता के साथ धोखा देके वादा करके आज एक भी अमल नहीं करते हुए 6 गारंटी तीसरी बजट आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. हमें तो कोई उम्मीद नहीं, जनता को भी कोई उम्मीद नहीं. जनता तो इंतज़ार में है कि कब इलेक्शन आएगा, कब इनको निकाल बाहर करना है. तो लाइक आई सेड, दिस इज़ अ होपलेस गवर्नमेंट.